नसीरुद्दीन हुमायूं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो मुगलिया साम्राज्य के सबसे बदकिस्मत राजाओं में से एक था, लेकिन ऐसा कहना तारीखी पस मंज़र के साथ बेईमानी लगती है। आइए हम इस वीडियो में आपको बताएंगे नसीरुद्दीन हुमायूं की नाकाबिले फरामोश दास्तान। ये भी बताएंगे कि कैसे महज 40 अफराद के साथ हुमायूं ने बेसरो सामानी की हालत में ईरान पहुंचा और फिर लौटा यूं कि दिल्ली पर लगभग 300 साल से अधिक वक्त तक मुग़ल परचम लहराता रहा। आदाब, हिस्ट्री पॉइंट में आपका खैर मकदम है। मैं हूं असरार अहमद। नसीरुद्दीन हुमायूं 6 मार्च 1508 को काबुल में पैदा हुआ। वो खुदादाद सलाहियत का मालिक था। हुमायूं 17 साल की उम्र में अपने बाप बाबर को मुल्की मामलात में मशवरे देने लगा था। उसका बाप बाबर हिंदुस्तान फ़तेह करने के लिए निकल पड़ा था। ऐसे में ज़हीरुद्दीन बाबर के सामने सबसे बड़ा चैलेंज पानीपत की जंग थी, जिसमें उसे दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोधी का सामना करना था। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच पहली जंग पानीपत में 1526 में हुई थी। उस लड़ाई में बाबर ने हुमायूं को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। उसे लोधी के एक अहम कमांडर हामिद खान से मुकाबला करना था, क्योंकि सुल्तान इब्राहिम लोधी ने हामिद खान को यह जिम्मेदारी दी थी कि वो बाबर और हुमायूं को पंजाब में आगे बढ़ने से रोके। रियासत हरियाणा के मुकाम हिसार फिरोज़ा के पास, जो दिल्ली से 164 किलोमीटर दूर है, हुमायूं और हामिद खान का आमना सामना हुआ। यहीं नसीरुद्दीन हुमायूं ने इब्राहिम लोधी के इस अहम कमांडर को शिकस्त दी थी। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर की जीत हुई और वो दिल्ली के तख्त पर विराजमान हो गया। बाबर जब दिल्ली के तख्त के लिए आगरा में दाखिल हुआ तो उस वक्त हुमायूं ने कोहिनूर हीरा और ग्वालियर का ख़जाना अपने बाप बाबर के हवाले कर दिया, लेकिन बाबर ने कोहिनूर हुमायूं को बतौर तोहफ़ा वापस लौटा दिया। दिल्ली के तख्त पर बैठने के बाद बाबर मुसलसल अपने बेटे की जंगी तरबियत करता रहा था। 1527 में जब बाबर को अपने एक पुराने साथी राणा सांगा की बगावत को कुचलने का वक्त आया तो वो भी हुमायूं के साथ था। ये वही राणा सांगा था जिसके बारे में कहा जाता है कि बाबर को हिंदुस्तान पर हमले की दावत राणा सांगा ने ही दी थी। खैर, ये जंग कनवाहा की जंग कहलाती है, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को शिकस्त दी। 1528 में महज 20 साल की ही उम्र में हुमायूं को बदख्शा का गवर्नर बना दिया गया। उसकी जंगी खिदमात के बदले में बाबर ने उसे हिसार फिरोज़ा की जागीर दी। इस जागीर को तोहफे में देने का मतलब ये होता था कि हुमायूं अब युवराज की जगह ले चुका है और हुकूमती मामलात में अपनी राय और खिदमात अंजाम दे सकता है। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मौत आगरा में हुई। 30 दिसंबर 1530 यानी बाबर की मृत्यु के 4 दिन बाद हुमायूं की ताजपोशी की गई। अब हुमायूं दूसरा मुग़ल बादशाह था जो दिल्ली की सल्तनत पर बैठा। कहा जाता है कि इस मौके पर सोने से भरी हुई कश्तियाँ लोगों में बांटी गई थी। नसीरुद्दीन हुमायूं तख्त संभालते ही सल्तनत को मजबूत करने के लिए सख्ती करने लगा। फिर क्या था, चारों तरफ बगावत की सदाएं उसके खिलाफ गूंजने लगी। कहीं उसके भाई तो कहीं बाबर की फ़ौज के आला अफसर उनके विरोध में खड़े हो गए। उसका भाई कामरान मिर्ज़ा, जो काबुल और कंधार का गवर्नर था, अब पंजाब का हाकिम बनने का मंसूबा बनाए तैयार खड़ा था और वो इस मकसद को पूरा करने के लिए काबुल से हिंदुस्तान के लिए रवाना भी हो चुका था। हुमायूं भाप गया और उसने कामरान मिर्ज़ा को पंजाब और पेशावर का सूबेदार बना दिया। इस फैसले से फौरी तौर पर कामरान मिर्ज़ा की बगावत का ख़तरा तो टल गया। इसके बावजूद बादशाह हुमायूं की मुसीबतें कम नहीं हो रही थीं और वो अपने चारों तरफ बागियों से घिरता चला जा रहा था। उसने जौनपुर के पठान, बंगाल के अफ़गान और गुजरात के सुल्तान हर एक से मुकाबला किया और एक एक करके उनकी बगावतों को कुचला भी। लेकिन ये काफ़ी नहीं था। उसके भाई कामरान मिर्ज़ा और मिर्ज़ा हिंदाल दोनों ने हुमायूं को लगातार मुसीबत में डाला हुआ था।
कामरान मिर्ज़ा लाहौर से 10,000 घुड़सवार लेकर हुमायूं की तख्त पर हमले के लिए निकला, और वो भी ऐसे वक्त में जब हुमायूं दिल्ली में नहीं था। वो रोहतास में एक ऐसे बागी से लड़ रहा था जो कभी उसके बाप बाबर बादशाह का मुलजिम रहा था, लेकिन ऐसे में दिल्ली में उसके लिए उसके कमांडर फ़खरुद्दीन अली ने कामरान मिर्ज़ा के हमले को नाकाम बना दिया। कामरान मिर्ज़ा शिकस्त खाकर लाहौर वापस चला गया। वो तो वापस चला गया, लेकिन हुमायूं शेर खान के हाथों लगातार हारता चला गया। यहाँ तक कि शेर खान ने हुमायूं को हिंदुस्तान से भागने पर मजबूर कर दिया। हुमायूं दिल्ली का तख्त छोड़कर ईरान फरार हो गया और शेर खान ने हिंदुस्तान की हुकूमत संभाल कर सल्तनत सूर की बुनियाद रखी और ख़ुद शेर खान से शेरशाह सूरी का टाइटल इख्तियार कर लिया। अब फरार हुमायूं का सीधा मुकाबला शेरशाह सूरी के साथ था। शेरशाह सूरी कुछ छोटी छोटी लड़ाइयों में हुमायूं को शिकस्त देता चला गया, यहाँ तक कि हुमायूं दरियाए रावी पार करके दर दर की ठोकरें खाने लगा। यह उसके लिए बहुत मुश्किल का वक्त था। इसी दौरान उमरकोट के मुकाम पर उसके बेटे अकबर की पैदाइश भी हुई। बचता बचाता नसीरुद्दीन हुमायूं 11 जुलाई 1543 को हेरात पहुंचा, जहां उसका स्वागत शाह ईरान के बड़े लड़के सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा ने किया। वो अपनी चहेती बीवी हाजी बेगम और 40 साथियों के साथ ईरान पहुंचा था। 1544 में शाह सफ़ी से मुलाकात के बाद दोनों के बीच बहुत अच्छे संबंध कायम हो गए। शाह ने हुमायूं को उनको शायान शान फ़ौजी लश्कर देने का इंतज़ाम किया था और 30,000 की फ़ौज के साथ हुमायूं को पंजाब पर चढ़ाई करने के लिए रवाना किया। हुमायूं तबरेज़ और मशहद के रास्तों से होता हुआ कंधार पहुंचा, जहां उसका भाई अक्सरी मिर्ज़ा काबिज़ था। 6 महीने तक कंधार का घेराव जारी रहा और जब अस्करी मिर्ज़ा इराक भाग निकला तो हुमायूं ने अपने वादे के मुताबिक कंधार ईरान को दे दिया। अब बारी काबुल की थी, जहां हुमायूं का दूसरा भाई कामरान मिर्ज़ा हुकूमत कर रहा था। हुमायूं का सिपह सालार बैरम खान कामरान मिर्ज़ा के बागी सरदारों से मिल चुका था, जिन्होंने हुमायूं को काबुल पर हमला करने की मदद की थी। कामरान काबुल छोड़कर गजनी के पठानों के साथ फरार हो गया और यूं नवंबर 1544 में काबुल पर हुमायूं काबिज़ हो गया। लेकिन कामरान मिर्ज़ा, जो हुमायूं का सौतेला भाई था, वो बगावतों से बाज न आया और पलट पलट कर वार करता रहा। आखिरकार हुमायूं ने उसे गिरफ्तार कर लिया, फिर उसकी आंखों में सिलाई फिरवा कर उसे अंधा किया और हज के लिए भेज दिया। वहीं कामरान मिर्ज़ा की मौत हो गई। 1554 में हुमायूं दोबारा हिंदुस्तान पर चढ़ाई के लिए काबुल से रवाना हुआ। पंजाब पहुंचते वक्त उसकी फ़ौज 15,000 से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हुमायूं के हौसले बुलंद थे और वो लगातार आगे बढ़ते हुए मुल्तान और पंजाब के बीच शेरशाह सूरी के बनाए हुए किला रोहतास पर काबिज़ हो गया। फिर देपालपुर और दूसरे शहरों पर भी कब्ज़ा करता चला गया। 22 फरवरी 1555 को वो पंजाब का हाकिम बन गया। अब सिकंदर शाह सूरी दिल्ली से 80,000 घुड़सवार फ़ौज और बहुत से तोपों और हाथियों के साथ खुद मुकाबले के लिए निकला। 18 जून 1555 को सरहिंद के पास दोनों फ़ौजों के दरमियान आर पार की जंग लड़ी गई, जिसमें आने वाले 300 साल तक हिंदुस्तान की तारीख का फैसला कर दिया गया। इस जंग में नौजवान शहज़ादा अकबर भी बहादुरी से लड़ा और इस खूनरेज़ जंग में सिकंदर शाह सूरी मैदान जंग से फरार होकर शिवालिक की पहाड़ियों की तरफ चला गया। बादशाह हुमायूं ने दिल्ली और आगरा की तरफ मुग़ल फ़ौज के दस्ते रवाना कर दिए। 15 साल की लंबी फरार के बाद आखिरकार 23 जुलाई 1555 को हुमायूं दिल्ली में दोबारा बाबर के तख्त पर बैठा। मगर अब की बार ये खुशी और कामयाबी कुछ महीने ही चली। वो जनवरी 1556 को अपनी नवनिर्माण किला दीन पनाह में कुतुब खाने की बालकनी में चहलकदमी करते हुए दरिया की तरफ से आने वाली ताज़ा हवा में सांस लेने के लिए बैठ गया। सामने खुला मैदान था। जैसे ही नमाज मगरिब का वक्त हुआ तो वो नमाज अदा करने के लिए सीढ़ी उतरने लगा। फिर अजान शुरू हो गई और वो बैठकर अजान सुनने लगा। ख़त्म अजान के बाद जैसे ही बादशाह हुमायूं छड़ी की मदद से उठा
तो संगमरमर की सीढ़ी से फिसल गया और राजा सीढ़ियों से होते हुए सर के बल नीचे गिर गया। उसे बेहोशी की हालत में बिस्तर पर लिटाया गया मगर वो बच ना सका। यूँ मुग़ल बादशाह हुमायूं 48 साल की उम्र में दुनिया से चल बसा। उसकी पत्नी और बेटे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने एक शानदार मकबरा तामीर करवाया जिसे आज मकबरा हुमायूं के नाम से जाना जाता है। ये जानकारी आपके लिए लेकर आए थे मोहम्मद दानिश। ऐसे ही तारीख की नाकाबिले फरामोश दास्तान देखने और सुनने के लिए द हिस्ट्री पॉइंट को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे द हिस्ट्री पॉइंट। आपका बहुत शुक्रिया।